आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता की। इसका आगाज आज हो चुका है। मानेसर के एनएसजी सेंटर में ये प्रतियोगिता 31 मार्च तक चलेगी, जिसमें इस बार करीब 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस के विशेष कमांडोज इस प्रतियोगिता के दौरान अपनी शारीरिक फिटनेस के अलावा अपने रणकौशल का प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडोज ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और इस प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद पांडे के भी मौजूद रहे। उनके अलावा कई और लोग भी यहां पर पहुंचे। ताबड़तोड़ बरसती गोलियां और हेलीकॉप्टर से उतरकर मोर्चा संभालते कमांडोज। ये तस्वीरें न तो किसी जंग के मैदान की हैं और न ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की, बल्कि ये तस्वीरें आई हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के मानेसर सेंटर से। जहां आज से 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का कुछ इस अंदाज में आगाज हुआ। वैसे तो इस प्रतियोगिता में इस बार कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, मगर पहले दिन ही एनएसजी के इन कमांडोज ने अपनी फुर्ती और रणकौशल से देखने वालों को रोमांच से भर दिया। पलक झपकते ही कैसे दुश्मन का काम तमाम करना है, ये इनकी इस अचूक निशानेबाजी में साफ नजर आया। या फिर किसी वीवीआईपी को आतंकी हमले से सकुशल बचाना हो, इसका भी बाखूबी प्रदर्शन प्रतियोगिता के दौरान इन कमांडोज ने किया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इतना ही नहीं, इस दौरान एनएसजी कमांडोज ने किसी इमारत में छुपे दुश्मन को किस तरीके से खत्म करना है और बिना किसी नुकसान के सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम देना है, इसका भी शानदार नमूना पेश किया। एनएसजी कमांडोज की तैयारी बताती है कि उनकी ट्रेनिंग कितनी पुख्ता और असरदार है। एनएसजी ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन के समय पर यहां डेमो एक एनएसजी की तरफ से दिखाया जा रहा है और आप देखिए किस तरीके से अगर कोई आतंकी हमला होता है तो वहां पर एंटी हाईजैकिंग टीम जो है एनएसजी की वो किस तरीके से पहुंचती है। आप देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर कमांडोज को उतारा गया है और उसके बाद अब ऑपरेशन करने के लिए जो कमांडो हैं वो तैयार हैं। ये सामने की आप जो तस्वीर देख रहे हैं जहां लिखा है सर्वोत्तम सुरक्षा, यहां पर एनएसजी की तरफ से एक ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि ये डेमोन्स्ट्रेशन है एनएसजी की तरफ से, लेकिन इसमें वो तमाम जानकारियां दी जा रही हैं कि किस तरीके से एनएसजी बड़े स्तर पर ऑपरेशन करता है। इन सब के अलावा एनएसजी के K9 डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने भी अपनी तैयारियों का प्रदर्शन कर वहां आए लोगों की खूब तालियां बटोरी। चाहे रोबोट के जरिए किसी संदिग्ध चीज की पहचान करना हो या फिर किसी बम को डिफ्यूज करना हो, एनएसजी का हाईटेक अवतार भी इस दौरान दिखाई दिया। सिर से लेकर नख तक काली पोशाक में ढके हुए एनएसजी के ये वो कमांडो हैं जिनको कि देख करके आप सीधे ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसमें कैसे बचना है। यहाँ पर आप देखिए कि इस दौरान एक एनएसजी की तरफ से डेमो दिखाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनएसजी के कमांडो जो हैं वो बम डिस्पोजल दस्ते के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। इनको जानकारी ये पता चली है कि यहाँ पर एक बम मौजूद है जिसको कि इनको यहाँ पर किसी भी तरीके से बचना है। और आप देखिए कि एनएसजी का डॉग स्क्वाड जो कि K9 कहलाता है वो किसी भी जगह पर जाकर के उन तमाम चीजों को अगर कोई एक्सप्लोसिव मौजूद है तो उसकी जानकारी हासिल कर सकता है।
इस आयोजन में हिस्सा लेने वाली टीम के लिए ये प्रतियोगिता इसलिए भी अहम है क्योंकि कोरोना के चलते 3 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है। इससे पहले इस तरह का आखिरी आयोजन दिसंबर 2019 में पुणे में किया गया था। इस साल करीब 650 कमांडोज यहां इकट्ठा हुए, जो 10 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में अपनी शारीरिक फिटनेस के अलावा मानसिक रूप से मजबूती और शूटिंग जैसे दृढ़ कौशल को भी परखेंगे। इन कमांडोज की हौसला अफजाई सेना प्रमुख मनोज पांडे ने भी की। जिस उच्च दर्जे के वेपन्स और इक्विपमेंट तथा ट्रेनिंग के उत्कृष्ट मापदंडों को आपने कायम रखा है, वो प्रशंसनीय है और ये देखकर मुझे बेहद खुशी भी हुई है। आपकी बॉम्ब डिस्पोजल, स्नाइपर और काउंटर ड्रोन्स जैसे विशेष क्षेत्रों में दक्षता के कारण बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी यह आपकी कुशलता आगे फैल रही है। 31 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के दौरान दूसरे कमांडोज को एनएसजी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा ताकि भविष्य की चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सके। एनएसजी के साथ साथ जो है दूसरे राज्यों के पुलिस कमांडोज, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडो यहां पर मौजूद रहेंगे। 24 कुल टीमें हैं जो कि इस कंपटीशन में भाग ले रही हैं और उसके बाद जो टीमें निकल करके आएंगी उनको यहां पर अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कमांडो कंपटीशन में एनएसजी के मानेसर कैंप में खुद एनएसजी भी पार्टिसिपेट कर रही है। कैमरामैन साजिद के साथ मानेसर से जितेंद्र सिंह। एक तरफ जहां हमारे कमांडोज अपने पराक्रम का परिचय दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेना के तीनों अंगों को हाईटेक हथियारों से लैस किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इन हथियारों और सेना के साजो सामान को स्वदेशी कंपनियां ही तैयार कर रही हैं। अब चाहे राइफल्स हो, टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो। कानपुर की एक कंपनी ने सेना के लिए खास तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है, जिसका खूबियां बहुत हैं। क्या क्या इस की खूबियां हैं, देखिए मेरे सहयोगी आशुतोष की रिपोर्ट। अब इस गेटअप को देख के आपको लग रहा होगा कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं, जाहिर हथियार नहीं है, लेकिन इसको पहन के कम से कम एक चीज ये पता चलती है कि इससे मोबिलिटी बहुत आसान है। मान लीजिए अगर आप लद्दाख जैसे लेके ऊंचे इलाकों में सीमावर्ती हैं, अरुणाचल में चीन के साथ लगती हुई सीमा हो या कहीं पर भी जहां वॉरफेयर हो, जहां हमें कन्वेंशनल वॉर में या अनकन्वेंशनल वॉर में जाना हो, सबसे जरूरी होती है मोबिलिटी, दौड़ना। ये हल्के जैकेट एक तो बुलेट प्रूफ है, साथ में हेलमेट और उसके साथ हमें नाइट विजन की ये सारी सुविधाएं कि जिसको पोर्टेबल बनाती हैं, आसान करती हैं। लेकिन इसके अलावा और ये क्या खास है, ये कानपुर की कंपनी है। आप सोचिए कि भारत में कानपुर की कंपनी ने भारतीय फौजों के लिए चीजें बनाई हैं। अभी ये दुनिया के कई सारे देशों को दी जा रही जो सेनाएं यूज करें। आइए सर बताइए हमें, अब जानकारी दीजिए कि मैंने जो पहना है, आमतौर पर ये फौजी पहनते हैं, ये क्या क्या चीजें हैं, कैसे इस्तेमाल होती हैं और इनकी खासियत क्या क्या है? ये मैं जो देख पा रहा हूँ, नॉर्मली हमने स्पेशल फोर्सेस के फिल्मों में ही देखे होंगे या बहुत ज्यादा कोई तस्वीरों में देखे होंगे, नाइट विजन है अलग अलग। तो ये जो दो लेंसेस हैं, ये क्या काम करते हैं नाइट विजन के अलावा? ये नाइट विजन आप जब इसको एंगेज करेंगे तो ये आपको रात में देखने में मददगार साबित होते हैं। एंड इससे जो है आप अपना बिल्कुल भी बैलेंस नहीं खोते हैं और रात के अंधेरे में आप जब चलना चाहेंगे अंधेरे में, तो आपको ये हेल्प करता है रात में चलने में जी। और सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये हेलमेट इंटीग्रेटेड है नाइट विजन से और आपका जैकेट भी इंटीग्रेटेड है आपके बैकपैक से। जो बैकपैक यहाँ पे रखा हुआ है जी, अगर हम इसको पीछे लगाना चाहेंगे बहुत, ताकि इसमें जरूरत का सामान कम से कम कैरी कर सकें। बिल्कुल, इसमें हाइड्रेशन पैक भी आता है, जरूरत का सामान भी आता है और आप अपना एक्स्ट्रा एमिनेशन और जितने भी आपकी वेपनरी है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन या डिसइंटीग्रेशन जो है वो कितना समय लगता है अगर हम इसे ट्राई करना चाहें? विदिन अ सेकेंड होता है। इसमें ऑल ऑटोमेटिक सिस्टम से हमने लैचेस। एक बार लुक देखते हैं कि आखिर ये जब बैकपैक पे होगा तो किस तरह दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा, अटैचमेंट इसका बहुत आसान है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, ये जैकेट इज नॉट अ जैकेट एनी मोर, इट्स अ इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसमें क्योंकि पहले क्या होता था, एक जवान जो है पहले अपना टैक्टिकल वेस्ट पहनता था, फिर अलग से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता था, फिर अपना बैकपैक टांगता था, लेकिन अब उसकी बिल्कुल नीड नहीं है। अब हमने सारी चीजों का एक ही आंसर बना दिया है, इंटीग्रेटेड बुलेट प्रूफ जैकेट विद बैकपैक। इसमें सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान है या डिजाइनिंग पर? इसमें इट इज कमिंग टू टुगेदर। हमारा एक कंसेप्ट होता है स्मार्ट ट्रिनिटी।
तो उसमें हम फंक्शनैलिटी, टेक्नोलॉजी एंड यूटिलिटी की बात करते हैं। इसको हम स्मार्ट जैकेट कह आ सकते भी गया है पीछे इसका लोगो। हैं। इसको हम स्मार्ट जैकेट कह सकते हैं। बिल्कुल, ये स्मार्ट जैकेट ही है और आगे आने वाले वक्त में जो इंडियन आर्मी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ये बनाई गई है। इसके अलावा अगर जंग के मैदान में या फिर किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के दौरान कोई जवान फर्ज कीजिए घायल हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार देने के लिए भी एक खास तरह की मेडिकल किट तैयार की गई है। ये भी बता रहे हैं आशुतोष। खुदा न खास्ता कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जवानों को गोली लग जाए, बहुत मैसिव इंजरी हो जाए, और उस हालात में आप क्या करते हैं? मरहम पट्टी करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। फर्स्ट एड किट आपके बैग में तो होता है, लेकिन उसको कैसे बचाया जाए? एक सबसे महत्वपूर्ण होता है, अगर इंजरी है, बुलेट आर पार हो गई है, चोट लगी है बहुत ज्यादा, तो कम समय में आखिर कैसे करें कम से कम ब्लड बहुत ज्यादा ना निकले, बचाया कैसे जाए? तो ऐसे में भी देखिए, अहमदाबाद की कंपनी है और ये पूरा किट हमारे सामने खड़ा है। अब ये किट आपको लग रहा है क्या है? फर्स्ट एड किट तो हर जगह पे होता है, इसमें नया क्या है? तो अहमदाबाद की जो कंपनी ने हमारे जवानों के लिए बनाया है, चाहे वो किसी तरह का वॉरफेयर हो, हाई ऑल्टीट्यूड हो, लो ऑल्टीट्यूड हो, तो आखिर ये खास क्या है? फर्स्ट एड किट तो ठीक है, हर जगह है, ऑलरेडी जो हमारे फोर्सेस हैं उनके पास मौजूद होता है। ये ऐसा क्या है जो इतना खास बनाता है इसे? सर, मैं इसमें एक ही बात करूंगा कि हम जान बचाते हैं सर। एक वॉर में होता है गोल्डन आवर होता है सर 40 मिनट का। 40 मिनट में वो ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रॉमा केसेस में या शॉक केसेस में जा सकते हैं सर। उसमें सोल्जर की जान बचानी बहुत जरूरी होती है। तो जान बचाने के लिए सर ब्लीडिंग का स्टॉप होना, या आर्टरी ब्लीड होता है जो कहते हैं हम जिसको, उसका स्टॉप होना बहुत बंद होना जरूरी है सर। तो वहां पे सर हमारे पास 3 वेरिएंट्स हैं, जहां पे हम डिफरेंट वेरिएंट्स में होता है। जैसे गन शॉट हो गया सर, गन शॉट के लिए हमारे पास ये स्पॉन्ज फॉर्म में आता है। मान लीजिए ये एक इस तरह की गन की इंजरी है, हाँ जी, हाँ जी। अगर हाथ या पैर में कहीं पर बुलेट लग जाती है, सर अगर आप नॉर्मल क्लोटिंग प्रोसेस करें, अगर कहीं पे भी आप प्रेस करते हैं तो नॉर्मल क्लोटिंग शुरू हो जाती है। वहाँ पे हमारी बॉडी का मैकेनिज्म होता है। अब इसमें क्या है, इसमें काइटोसन बेस्ड है सर। काइटोसन बना हुआ है, तो काइटोसन से जब हम इसको कंप्रेशन करते हैं तो ये चार्ज बेड एडिशन के, म्यूको एडिशन के चक्कर में क्लोटिंग जल्दी एक्सेलेरेट हो जाती है सर। तो क्लोटिंग विद इन 5 to 7 मिनट्स में अचीव हो जाती है। जो छोटा सा टुकड़ा 5 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग, बुलेट इंजरी को रोक सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सर, ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। मेक इन इंडिया होते हुए सर यहाँ ये इट हैज गॉट द मतलब यूरोपियन अप्रूवल ऑल्सो सर। अगर आप इसमें देखेंगे CE 2460 मार्क है, यूरोपियन अप्रूवल के लिए कहते हैं। इसमें US FDA ने हमें पेटेंट दिया हुआ है म्यूकोएडेशन का। भारत में भी ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? भारत में ये 350 डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में इस टाइम इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं आर्मी की बात करूं, मैं BSF की बात करूं, मैं CRPF की बात करूं, डिफरेंट बटालियन जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, अब इस साइड आप और ईस्ट वाली साइड हो गया, या नक्सलाइट एरिया हो गया, हर जगह ये यूज हो रहा है सर। चलिए बात करते हैं चैत्र नवरात्र की। कल से देवी दुर्गा की आराधना का महापर्व शुरू होने वाला है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के लिए देश भर के करोड़ों भक्तों ने तैयारी कर रखी है। वहीं यूपी सरकार ने देवी दुर्गा के भक्तों के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने देवी के मंदिरों के कायाकल्प और उनके आसपास पर्यटन और रोजगार विकसित करने के लिए शक्तिपीठ सर्किट की घोषणा की है। शक्तिपीठ सर्किट में देवी मंदिरों के आसपास के 20 किलोमीटर के इलाके को न सिर्फ संवारा जाएगा, बल्कि यहां होटल लाउंज खोलने पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए भक्तों की टोली है तैयार। मां आदि शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र बुधवार से है। इस खास पल का भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस नवरात्र पर यूपी की योगी सरकार ने भक्तों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी सरकार ने देवी के मंदिरों का कायाकल्प और उनके आसपास पर्यटन और रोजगार विकसित करने के लिए शक्तिपीठ सर्किट की घोषणा की है। देवी मंदिरों के आसपास विकास और उच्च स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन्हीं में से एक है मां पाटेश्वरी देवी का धाम। देवी मंदिरों में जब लोग आते हैं तो अपनी मां के पास आते हैं, इसलिए शक्तिपीठ सर्किट में न सिर्फ इन मंदिरों की भव्यता बढ़ाने की योजना बनाई गई है, बल्कि ये योजना भी बनाई गई है कि जब लोग यहां आए तो इन मंदिरों की मान्यताओं और इनके इतिहास से भी परिचित हो सकें। यानी श्रद्धालु यहां आए तो उनको उसी शांति, सुरक्षा और सुकून का अनुभव हो जो मां के आंचल में आने पर मिलती है। शक्तिपीठ सर्किट के जरिए देवी के भक्तों को भविष्य में मां के दर्शन के लिए आने पर उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही मंदिर के आसपास रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे।
मां पाटेश्वरी के दर्शन के लिए वैसे तो नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन साल भर भी आने का सिलसिला उनका जारी रहता है। इस वक्त ऐसे श्रद्धालु हैं हमारे साथ, लेकिन शक्तिपीठ सर्किट जो बन रहा है, आपको क्या लगता है कि देवी मंदिरों का भी उससे एक भव्यता तो उनकी है ही, लेकिन अलग से एक सुविधाएं मिलेंगी तो और अच्छा हो? जी, मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार तो होना ही चाहिए जो है, और योगी जी की सरकार है तो इसमें जो है हमारे जो मंदिरों का विकास जो इतने सालों में नहीं हुआ था, तो ये होना चाहिए जो है। शक्तिपीठ सर्किट के जरिए यूपी के प्रमुख देवी मंदिरों के आसपास के 20 किलोमीटर परिधि के इलाके को संवारने का बीड़ा उठाया गया है। शक्तिपीठ सर्किट में देवी मंदिरों के आसपास 20 किलोमीटर के क्षेत्र को न सिर्फ संवारा जाएगा, बल्कि यहाँ होटल लाउंज खोलने पर उत्तर प्रदेश सरकार 25% की सब्सिडी देगी। महिलाओं के नाम पर होटल लाउंज खोलने पर और 5% ज्यादा यानी कि 30% सब्सिडी मिलेगी। योगी सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन पर जोर दे रही है, जिसकी एक कड़ी है शक्तिपीठ सर्किट। अच्छी है योजना। अब हिंदुस्तान में योजना ये सब मंदिरों के लिए नहीं अच्छी रहेगी तो और कहाँ रहेगी। होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी तो और लोग खुश होंगे और आएंगे दर्शन करने। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में है देवी का धाम। इनकी गिनती 51 शक्तिपीठों में होती है। शक्तिपीठ सर्किट में मां पाटेश्वरी के इस मंदिर को भी जो शक्तिपीठ है शामिल किया गया है, और यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ पर खास बात यह है कि मां की अलौकिक प्रतिमा तो है ही, लेकिन साथ ही वो चबूतरा, वो स्थान भी है जहां पर कहा जाता है कि मां का बायां स्कंध यानी कंधा भुजा के साथ गिरा था और पट के साथ गिरा था, इसीलिए इनको पाटेश्वरी देवी कहा जाता है। यहां पर अभी पहले ये स्थान खुला हुआ था, लेकिन अभी यहां पर चांदी का बना हुआ एक प्रतीक हम देख रहे हैं, और इसके अलावा गुरु गोरक्षनाथ की ये तपोभूमि रही है। यहां पर हम अखंड ज्योति, जो किसी भी शक्तिपीठ में चलती है, अखंड ज्योति को भी जलते हुए देख पा रहे हैं। तो इस पवित्र स्थान पर जो लोग भी आते हैं उनको बाहर सुविधाएं मिले, मंदिर के आसपास की परिधि में सुविधाएं मिले, इसके लिए शक्तिपीठ सर्किट में इसको सम्मिलित किया गया है। जैसे 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। सती जी के अंग 51 जगह गिरे थे, 51 शक्तिपीठ हुए। यहाँ बायां भुजा गिरा और वो पाताल में चला गया। वो सामने आपको चबूतरा जो दिखाई दे रहा है, इसकी गहराई पाताल तक है। पट सहित गिरा, इसलिए पाटेश्वरी नाम पड़ा। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों को आरोग्य और इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। जब शक्तिपीठ सर्किट बनेगा तो योजना ये है कि मंदिर के साथ साथ इन स्थलों का भी विकास हो। अरुण जी, मंदिर के साथ साथ ये जो स्थल हैं, जैसे बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, आसपास के श्रद्धालुओं को तो पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि जो शक्तिपीठ सर्किट बन रहा है उससे लाभ ऐसी जगह को होगा और ज्यादा लोगों में प्रचार प्रसार बहुत होगा। जब से ये जो है देख रहे होंगे आप, जगह जगह सारे थीम बनाए गए हैं। सूर्य जो है, कर्ण जी जो है वहाँ स्नान कर रहे हैं, परशुराम जी से धनुष की शिक्षा ले रहे हैं। तो ये जो बन रहा है ये बहुत बढ़िया है, और इससे लोगों में जागरूकता फैलेगी धर्म को लेकर के। पर्यटन की दृष्टि से भगवान राम से जुड़े स्थलों के लिए रामायण सर्किट, कृष्ण से जुड़े स्थलों के लिए कृष्ण सर्किट, बुद्ध से जुड़े स्थलों के लिए बुद्ध सर्किट पहले से ही चर्चा में है। अब देवी मंदिरों के लिए शक्तिपीठ सर्किट की घोषणा से लोगों की और उम्मीदें बढ़ गई हैं। शक्तिपीठ सर्किट में बलरामपुर की पाटेश्वरी देवी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी, मिर्जापुर की विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी, प्रयागराज की आलोपी शंकरी, वाराणसी की विशालाक्षी गौरी देवी, चित्रकूट की शिवानी देवी, नैमिषारण्य की ललिता देवी, हमीरपुर की बेलहा देवी, गोरखपुर की तरकुलहा देवी, मऊ की शीतला माता, उन्नाव की चंडिका देवी, भदोही का सीता समाहित स्थल शामिल किया गया है। हर मंदिर से जुड़े हुए स्थल भी अलग अलग हैं। कहीं पर कुंड है, कहीं पर तालाब है, कहीं पर कोई और प्रतीक स्थल हैं। तो उनका भी विकास करके उनको पर्यटकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाएगी जहां आकर के उनको पहले से भी अच्छा माहौल मिले। और दूर दराज से लोग दर्शन करने आएंगे तो छोटी दुकानें हैं या ठेले हैं और ऑटो है, बसें हैं, रेलवे है, ये सारे जुड़े हुए हैं। तो छोटे छोटे रोजगार इतने सारे
जुड़ जाते हैं कि सभी की जीविका चलती है। और ये जो भी बड़े बड़ी पीठें हैं उन सभी पर इसी प्रकार का है। चैत्र नवरात्रि पर यूपी सरकार की सौगात से भक्तों में उत्साह का माहौल है। बुधवार से भक्त देवी की आराधना में लीन हो जाएंगे। देश भर में देवी मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। भक्त देवी दुर्गा के शुभ आशीष मांगने के लिए बेकरार हैं। यूं तो भक्तों को हमेशा अपनी मां का सहारा रहता है, लेकिन खासतौर पर साल के दोनों नवरात्रों में भक्त सबसे ज्यादा देवी मंदिरों में जाते हैं, आदि शक्ति से अपने लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय हम लखनऊ की बड़ी काली जी मंदिर में हैं। ऐतिहासिक और प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ पर जो स्वरूप है काली का वो भी बिल्कुल अलग है और संभवतः ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के रूप में काली जी की पूजा होती है। ये अद्भुत ये प्रतिमा है यहाँ पर। लखनऊ की बड़ी काली जी मंदिर में लक्ष्मी नारायण के रूप में होती है पूजा। देखिए, यहाँ की मान्यता जो है ये लगभग 2400-2500 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापना की गई है। और दूसरी बात ये है कि जो ये नारायणी स्वरूप में बड़ी काली जी है, जैसा कि हमारे वेदों में है कि काली काली महाकाली, बड़ी काली इसीलिए नाम हुआ। काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायण, वो विकराल रूप मुंडमाल वाला काली का हर जगह मिलेगा, लेकिन नारायणी स्वरूपा नारायण के साथ में जो विराजमान है ये हमारे पूरे भारत में नहीं है। हिंदू धर्म के मुताबिक चैत्र नवरात्र को देवी मां की पूजा अर्चना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। इस साल चैत्र नवरात्र में माता का वाहन नाव होगा। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होगी। 22 मार्च को कलश की स्थापना की जाएगी। माँ का पूजन 9 दिन नवरात्रि के लिए मंदिर खुला होता है। सभी भक्तजन आते हैं, अहरनिश यहाँ पूजन होता है, दर्शन करके जाते हैं। प्रातः काल में जो श्रृंगार किया जाता है, जैसे आज पहला शैलपुत्री का हमने श्रृंगार किए, दूसरे द्वितीय ब्रह्मचारिणी का श्रृंगार होगा। तो रात्रि की बेला में, प्रातःकालीन बेला में आकर के तो 3 बजे के बाद माँ का श्रृंगार किया जाता है। जितने देर श्रृंगार होता है उतने देर पटाक्षेप होता है। उसके बाद पुनः फिर भक्तों का दर्शन प्रारंभ हो जाता है। अगले 9 दिनों तक देश भर में माता रानी के जयकारे गूंजेंगे। हर तरफ भक्ति और उत्सव का माहौल होगा। यूपी के बलरामपुर से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और देवी को खुश करने के लिए क्या है पूजा का विधि विधान, ये बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित शैलेंद्र पांडे। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव संवत की या हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। वहां से चैत्र नवरात्र भी शुरू होता है। तो चैत्र नवरात्र भी एक साथ होगा और हिंदू नववर्ष भी उसी समय से शुरू होता है। और चैत्र नवरात्र के इसी दिन से देवी के नव दुर्गा स्वरूप की उपासना होती है। अगले 9 दिनों तक अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा स्वरूप की पूजा होती है। नव दुर्गा स्वरूप की पूजा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पहले दिन देवी की विशेष उपासना के लिए कलश की स्थापना की जाए। और कलश की स्थापना करने से पूजा संपूर्ण होती है। पूजा के ज्यादा शुभ और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। कलश की स्थापना भी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी नवरात्रि के पहले दिन ही की जाती है। और जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान मुहूर्त का रखना होता है। मोटे तौर पे इस बार जो प्रतिपदा तिथि है वो 22 मार्च को रात के 8:20 तक है। तो रात के 8:20 तक ही पहली तिथि है। इसलिए आप किसी भी समय कलश स्थापित करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, रात के 8:20 के पहले कलश की स्थापना आप अवश्य कर लेंगे। और इसका जो शुभ मुहूर्त सबसे अच्छा समय होगा वो होगा सुबह 6:22 से 7:31 के बीच में। अब हो सकता है कि आप अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह स्थापना न कर पाएं। ऐसी स्थिति में आपको दिन में जब भी अवसर मिलता है,
दिन में जब भी अवसर मिले दोपहर 12 बजे से लेके 1:30 तक राहु काल का समय होता है। बुधवार को इस समय को छोड़ करके आप किसी भी समय में श्रद्धा पूर्वक कलश की स्थापना कर सकते हैं। और नवरात्रि के पहले दिन नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। तो सामान्यतः कलश की स्थापना के साथ आपका पूजन आरंभ हो जाना चाहिए, आपका अखंड दीपक जल जाना चाहिए और पहले दिन आप सामान्यतः माता शैलपुत्री की पूजा करें, उनका ध्यान करें, तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो इस रामनवमी अयोध्या में रामलला विशेष वस्त्र में नजर आएंगे और ये वस्त्र पीले रंग का होगा। अस्थायी मंदिर में ये रामलला का अंतिम जन्मदिन होगा और इसके आगे रामनवमी पर रामलला भव्य मंदिर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे। साल 2024 से रामनवमी इसी नए भव्य मंदिर में होगी। राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के वस्त्र दिन के हिसाब से ही बदलते हैं। तो उनके वस्त्र का रंग रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को नीला होगा। तो इस बार के रामनवमी गुरुवार को है, तो इसीलिए इस दिन रामलला पीले वस्त्र धारण करेंगे। पीला रंग शुभ और मंगल का संकेत माना जाता है और इसी शुभता के साथ रामनवमी पर उनके दर्शन भी होंगे। का बस सन 84 से सिला जा रहा है। पहले गुंबज में थे रामलला जी, फिर वही मशीन ले जाकर के हमारे पिताजी और हम दोनों लोग सिलते थे। लेकिन जब ये गुंबज टूट गया, टूट जाने के बाद मंदिर में जो टाट में आए रामलला जी, तो अपने दुकान से सरकार की तरफ से 7 पोशाक बनते थे और अब टाट से ठाट में आ गए हैं वैकल्पिक मंदिर में। अब उनके पोशाक बहुत ज्यादा बनते थे और रामलला जो है अब की रामनवमी के दिन ये पीला वस्त्र धारण करेंगे और ये आखिरी रामनवमी उनका होगा। और जो भव्य मंदिर बन रहा है अगले रामनवमी में उनका और इससे भव्यता मंदिर से सुशोभित होकर के और अच्छे अच्छे कपड़े बनेंगे और बहुत सुंदर लगेंगे और विश्व स्तरीय मंदिर बन रहा रामलला। बात मौसम की कर लेते हैं, जिसका मिजाज मार्च के महीने में बदला हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर से सुबह सुबह शाम वाली ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं ये बेमौसम बारिश और उसके साथ ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्यों में इस बारिश से फसलें चौपट हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 25 तारीख तक इसी तरह से मौसम रहने वाला है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। मार्च के महीने में मौसम के इस बदले मिजाज को बयां करने वाली ये 6 तस्वीरें पहाड़ी राज्यों की है, जहां बीते कुछ दिनों से न बारिश थम रही है और न ही बर्फबारी। इस मौसमी बदलाव को लेकर मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी तरह से सही साबित हुई है, जिसकी गवाही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आई ये अलग अलग तस्वीरें दे रही हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही इस बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों को एक बार फिर से ठंड का एहसास हो रहा है और इस ठंड से बचने के लिए लोगों को फिर से गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। बात करें बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब या नीति माणा घाटी के तमाम ऊंचाई वाली जगह, वहां पर इस समय बर्फबारी हो रही है और बीते एक सप्ताह से चमोली जनपद में जबरदस्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिस कारण जहां फरवरी में ही इस बार गर्मी का एहसास हो रहा था, बर्फ पिघल चुकी थी, वहीं अब मार्च जो बीत रहा है, कल से नवरात्रि शुरू होनी है। ऐसे में पहाड़ों में एक बार फिर से ठंड रिटर्न हो चुकी है, क्योंकि अमूमन मार्च के अंतिम सप्ताह में और अप्रैल आने को जब होता है तो अचानक से गर्मी का एहसास होता है। लेकिन इस बार फरवरी में जहां गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं अब मार्च जाते जाते एक बार फिर से वापसी ठंड की हो रही है। ऐसे में हर कोई जैकेट, हीटर जो लोगों ने अंदर संभाल दिए थे वो वापस निकाल चुके हैं, क्योंकि सर्दी का सितम एकदम अचानक से बढ़ गया है। तो वहीं ऊंचाई वाली जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर भी इस समय देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हर ओर सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आती है, चाहे उत्तराखंड का केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम। इस बर्फबारी से तमाम पहाड़, पेड़ पौधे, सड़कें, सब कुछ ढक चुका है।
कुछ इलाकों में तो 3 से 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। वहीं खबर ये है कि केदारनाथ में ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे केदारनाथ पैदल मार्ग में आवाजाही बंद हो गई है। इस बर्फबारी का असर आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर पड़ा है, क्योंकि लगातार हो रही इस बर्फबारी की वजह से इन देवी धामों में 4 धाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों को फिलहाल रोक दिया गया है। हमने इस साइड से वो किया था, हमारा फेंका हुआ रास्ता यहाँ से था। ये पर को ये पूरा ये निशान मिट गया इसका, ये पूरा नामो निशान नहीं है और ज्यादा ढेर लग गया। ये उस टाइम तो पूरा यहाँ देखो, ये पूरा तो 40 पर से ये नाला बना के आया, वहाँ नीचे देखो नाला बना के वहाँ नीचे गया, उधर से भी ऐसे ही है। कमोबेश ऐसे ही हालात पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के भी हैं, जहां नारकंडा और मंडी में बर्फबारी से वादियों की रौनक फिर से लौट आई है। हरे भरे पेड़ों और रास्तों पर बर्फ का कब्जा हो चुका है, मगर इस बर्फबारी के साथ हो रही बारिश ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जो लोग सुबह सुबह रोजमर्रा के काम काज के लिए घरों से निकले, उन्हें बारिश से बचने के लिए छाते का सहारा लेना पड़ा, जबकि जो पर्यटक वहां घूमने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें तो मानो ये मौसम खूब रास आ रहा है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।